हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम टीपी एक्ट में सेक्शन 13 से सेक्शन 16 और सेक्शन 20 देखेंगे। अभी तक हमने सेक्शन 12 कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 में हमारा अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण दिया गया है। अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण, लेकिन सामान्य नियम हमारा ये है टीपी एक्ट में, जो संपत्ति का अंतरण होगा वह हमारा जीवित व्यक्ति से जीवित में व्यक्ति के मध्य ही होगा, ठीक है। सामान्यतः हमारा यही कहा जाता है कि संपत्ति का जो अंतरण होगा वो जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के मध्य ही होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा अजन्मे व्यक्ति को अंतरण शर्त के साथ ही संभव है। जो अजन्मा व्यक्ति है उसको अंतरण हम शर्त के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। शर्त होगी, उसके साथ शर्त व्यक्ति को अंतरण संभव होगा संपत्ति का, ठीक है। फिर आता है अजन्मे व्यक्ति के अंतरण की जो आवश्यक शर्तें हैं। ये है हमारी अजन्मे व्यक्ति के अंतरण की आवश्यक शर्त। क्या है? पूर्विक हितों का किया जाना, पूर्विक हित होना चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसा पूर्विक हित आजीवन के लिए भाग होना चाहिए। ऐसे पूर्विक हित हमारा आजीवन के लिए भाग होना चाहिए। ऐसे अजन्मे व्यक्ति को पूर्विक हित वाले व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को जन्म ले लेना चाहिए। जो अजन्मा व्यक्ति है उसको पूर्विक हित वाले व्यक्ति के, जिसको हमने पूर्विक हित दिया है, उस व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को जन्म ले लेना चाहिए, ठीक है। पूर्विक हित वाले व्यक्ति के जीवन काल में ही जन्म ले लेना चाहिए, ठीक है। अजन्मे व्यक्ति के संपूर्ण हित को निहित किया जाना चाहिए। अजन्मे व्यक्ति है जो, उसके संपूर्ण हित को निहित किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारी 4 शर्तें दी गई है। पूर्विक हित का किया जाना चाहिए, ठीक है। पूर्विक हित आजीवन के लिए होना चाहिए। थर्ड शर्त है हमारी, पूर्विक हित वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन काल में ही उस व्यक्ति ने जन्म ले लेना चाहिए। जो अजन्मा व्यक्ति है उसको संपूर्ण हित निहित किया जाना चाहिए, ठीक है। यह है हमारी धारा 13। अब इसे हम, अजन्मा होता क्या है? अजन्मा जो अभी तक माँ के गर्भ में भी नहीं है उसको बोलते हैं हम अजन्मा, ठीक है। सामान्य ऐसा व्यक्ति जो माँ के गर्भ में है या नहीं है परंतु वह अभी संसार में नहीं है, ठीक है। क्या होगा? जन्म अजन्मा जो अभी माँ के गर्भ में है नहीं है परंतु हमारा संसार में अभी वह व्यक्ति नहीं है। किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण, हमारी जो ये 4 शर्तें बताई गई हैं उनके साथ होगा। पूर्विक हित का अंतरण हो जाना चाहिए। मध्यवर्ती व्यक्ति को हित का अंतरण होगा। पहले मध्यवर्ती को होगा हित का अंतरण, फिर हमारा अजन्मा व्यक्ति है जो पूर्विक हित वाले व्यक्ति के जीवन काल में ही पैदा हो जाना चाहिए। पूर्विक हित वाले व्यक्ति को ही सीमित हित केवल जीवन काल तक होगा। कब तक होगा? उसके जीवन काल तक। जो पूर्विक हित वाला व्यक्ति है केवल जीवन काल तक ही उसको अंतरण होगा। अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में हमारा पूर्ण हित होगा। जो अजन्मा व्यक्ति है उसके पक्ष में क्या होगा? हमारा पूर्ण हित होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अंतरण करता है, बी मध्यवर्ती है जो आजीवन हित के लिए, और सी जो अजन्मा बच्चा है, जो अभी तक अजन्मा बच्चा है। अगर हमें इसको संपत्ति ट्रांसफ़र करनी है तो हमें मध्यवर्ती बीच में बनाना पड़ेगा। उससे हम अजन्मे को संपत्ति ट्रांसफ़र करेंगे। इसके जीवन काल में जो हमारा बच्चा है जीवन काल में पैदा हो जाए वो हमारा अजन्मा अभी तक बच्चा है, ठीक है। जो हमारे मध्यवर्ती के जीवन काल में पैदा हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा धारा 13 को हम दोहरी संभावना के सिद्धांत को मान्य, भारत में दोहरी संभावना के सिद्धांत को मान्य नहीं किया गया है। जैसे हमारे ए अंतरण करता है, बी हमारा मध्यवर्ती है, और सी जो अजन्मा है अजन्म के पुत्र को जाए। यहाँ पर हमारी दोहरी संभावना है, ठीक है। मध्यवर्ती, फिर अजन्मा और अजन्म का पुत्र। तो यहाँ पर क्या होगी? हमारी दोहरी संभावना होगी जो यहाँ भारत में स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। जीवित व्यक्ति को जो संपत्ति का अंतरण है वो वैध है। जीवित व्यक्ति से मृत व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण है वो हमारा शून्य है, ठीक है। जीवित और मध्यवर्ती जीवित पुत्र,
फिर अजन्मा, उसको जो हम जीवित व्यक्ति मध्यवर्ती के द्वारा अजन्मे को जो संपत्ति जाएगी ये हमारा अंतरण क्या होगा, वैध होगा। ठीक है, ए हमारा जीवित है, बी भी हमारा जीवित है, और जो हमारा इसका पुत्र अजन्मा तो ये हमारी दोहरी संभावना होगी, ये हमारी क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को अंतरण वैध है, और जीवित व्यक्ति से मध्यवर्ती द्वारा जो अजन्मा है उसको संपत्ति का अंतरण ये हमारा वैध होगा। लेकिन जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को उसके बच्चे को फिर उसके बच्चे को ये हमारी दोहरी संभावना होगी, ये हमारी संभव नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 14 में दिया गया है हमारा शाश्वतता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता के विरुद्ध नियम है क्या, एक ही संपत्ति का अनिश्चित काल के लिए धारण अधिकार। इस शाश्वतता का अर्थ क्या है, अनिश्चित काल के लिए संपत्ति का धारण अधिकार, अनिश्चित समय के लिए संपदा का धारण अधिकार। जस्टिस लुइस कहते हैं कि शाश्वतता की प्रकृति यह है कि संपदा हमेशा उसके पास ही बनी रहे। ठीक है, शाश्वतता की जो प्रकृति है वो हमारी ये कहते हैं कि संपदा हमारा हमेशा उसके पास ही बनी रही। अब देखते हैं शाश्वतता के कारण। शाश्वतता के कारण क्या है, व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी समाधि से ही संपदा का संचालन चाहता है। मतलब एक व्यक्ति वह हमेशा ये चाहता है कि संपदा मेरे ही अधिकार में बनी रहे। ठीक है, जो व्यक्ति मर गया है फिर भी वह समाधि से संपदा का संचालन चाहता है, मृत्यु के पश्चात भी राज करना चाहता है, यह हमारा क्या होगा, शून्य होगी। इस पे हमारी धारा 10 से रोका गया है। ठीक है, व्यक्ति समाज में सम्मान चाहता है, वह बच्चों के द्वारा संपत्ति को बर्बादी को रोकना चाहता है। एक व्यक्ति सोचता है कि अगर यह संपदा मेरे बच्चों पे चली गई तो वह संपदा की बर्बादी कर देंगे, तो वह सोचता है कि यह संपत्ति हमारी अनिश्चित काल तक मेरे पास ही बनी रहे, लेकिन ये हमारी धारा 10 रोक लगाती है। ठीक है, अब हमारी धारा 13 से भी रोका गया है। शाश्वतता का विरुद्ध जो नियम से तात्पर्य है, संपत्ति अनिश्चित काल तक अंतरणकर्ता या मध्यवर्ती के पास न बनी रहे। जो शाश्वतता का नियम है हमारा, इसका तात्पर्य है कि जो संपत्ति है वह अनिश्चित काल तक अंतरणकर्ता या मध्यवर्ती के पास ही न बनी रहे, ट्रांसफर होती रहे बच्चों से, फिर उसके बच्चों में ऐसे ट्रांसफर होती रहे। ठीक है, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात संपदा अंतरिति को चली जाए। निश्चित समय के पश्चात, ये नहीं कि अनिश्चित काल तक एक व्यक्ति के पास चली आ रही है, वो मर गई फिर भी उसकी समाधि से संचालन हो रहा है। ये हमारा अगर निश्चित समय के पश्चात एक अंतरिति से दूसरे अंतरिति को चली जानी चाहिए। फिर आता है हमारा शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उद्देश्य क्या है, संपदा अंतरिति में निहित हो और जिससे वह लाभ प्राप्त करे। इसका उद्देश्य क्या है शाश्वतता के विरुद्ध नियम का, कि संपदा अंतरिति में निहित हो और जिससे वह हमारा लाभ प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 में हमारा दिया गया है, यदि अंतरणकर्ता संपदा को मध्यवर्ती तक ही रोक कर रखना चाहता है, एक अंतरिति को हित प्राप्ति को रोकना चाहता है। अंतरणकर्ता संपदा को मध्यवर्ती तक ही रोक कर रखना चाहता है और जो अंतरिति को हित प्राप्ति से रोकना चाहता है, तो ऐसा अंतरण हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एवं मध्यवर्ती के लिए रखी गई अवधि को की पूर्णता पर यदि अंतरणकर्ता मध्यवर्ती तक ही हित रोक कर रखना चाहता है, तो वह जन्म व्यक्ति की वयस्कता की आयु तक ही ऐसा कर सकता है। कब तक कर सकता है, जब तक अजन्मे व्यक्ति ने वयस्क नहीं हो जाता, तब तक ही रोक सकता है, अन्यथा नहीं रोक सकता। ऐसा अंतरण अगर रोकता है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ए अंतरण करता है, बी को सीमित हित देता है और सी को भी सीमित हित देता है, तो ये क्या होगा, हमारा शून्य हो गया। ए अंतरण करता है, बी को सीमित हित देता है और सी को पूर्ण हित देता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैध होगा। ठीक है, ए अंतरण करता है, बी को सीमित हित देता है, सी को पूर्ण हित, लेकिन वयस्क तक
वयस्क होने तक रोक कर रखता है, ये भी हमारा वैध हो जाएगा। ए हमारा अंतरण करता है, बी को सीमित हित देता है लेकिन सी को पूर्ण हित, लेकिन वो तब तक ही रोक सकता है जब तक सी वयस्क नहीं होता, वयस्क होने तक ही रोक सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वैध है। ए हमारा अंतरण करता है, बी को हमारे सीमित हित देता है, वयस्क होने पर 2 दिन के तक अंतरण हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा अंतरण करता है, बी को हमारा सीमित हित देता है, इसके प्रतिनिधि कब्जे में रहेगी और वयस्कता पर प्राप्त करेगा। 10 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो हमारी किस पर चले जाएगा, संपूर्ण हित ए पर चले जाएगा। इसके हमारे अपवाद भी है धारा 14 के। टीपीए की धारा 18 व्यास एवं व्यापक लोक कल्याण के लिए पट्टा, मोर्गेज, बंधक, व्यक्तिगत करार, भार, विक्रय का करार। यदि अंतरण असफल हो गया तब मध्यवर्ती के समय को पूर्ण करके संपदा हमारी वापस लौट जाएगी। यदि अंतरण असफल हो गया है तो मध्यवर्ती के समय को पूर्ण करके, जो मध्यवर्ती को समय मिला हुआ था उसको पूर्ण करके संपदा वापस ए पर ही चली जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारी, यदि वयस्कता से पूर्ण मध्यवर्ती की मृत्यु हो जाए, वयस्क होने से पहले ही वह मर जाता है, तो वह किसके पास जाएगी, मध्यवर्ती के प्रतिनिधि के कब्जे में रखी जाएगी। किसके, मध्यवर्ती के प्रतिनिधि के कब्जे में रखी जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा धारा 15। धारा 15 में क्या दिया गया है, उस वर्ग को अंतरण जिसमें कि कुछ व्यक्ति सेक्शन 13 और 14 के अंतर्गत आते हैं, उस वर्ग को अंतरण जो सेक्शन 13 और 14 के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति के अंतरण से संपत्ति में हित का अंतरण किसी वर्ग के लाभ के लिए किया जाता है जिसमें से किसी एक के संबंध में या सेक्शन 13 और 14 के कारण शून्य है, तब शेष अंतरण वैध होगा। यदि किसी वर्ग के को अंतरण किया जाता है लाभ के लिए और उसमें से कुछ व्यक्ति आते हैं सेक्शन 13 और 14 के कारण 14 में, तो वो हमारा अंतरण क्या हो जाएगा, 13 जो सेक्शन 13 और 14 में आएंगे उनके लिए शून्य हो जाएगा और जो शेष वर्ग है उनके लिए क्या हो जाएगा, अंतरण वैध हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन 15 कहता है। अर्थात संपूर्ण वर्ग का अंतरण निष्फल नहीं होगा, संपूर्ण वर्ग का अंतरण निष्फल नहीं होगा, सिर्फ उसका होगा जो सेक्शन 13 और 14 के अंतर्गत आते हैं, उसका जो अंतरण होगा वो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो बचे हुए हैं वर्ग है उसका हमारा अंतरण निष्फल नहीं होगा। अर्थात सेक्शन 13 और 14 के अनुसार जो संपत्ति में पूर्ण हित का अंतरण अजन्मे के पक्ष में होना चाहिए। किसके पक्ष में होना चाहिए, अजन्मे के पक्ष में। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ए अंतरण करता है, बी मध्यवर्ती है, तो यहाँ पर अगर लड़का हुआ या लड़की हुई तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, पूर्ण हित जाएगा। क्या जाएगा, पूर्ण हित जाएगा। ए अंतरण करता है, बी मध्यवर्ती है और कहता है कि अगर लड़का होगा तो हम पूर्ण हित देंगे, अगर लड़की होगी तो हम पूर्ण हित नहीं देंगे, तो यहाँ पर हमारा अंतरण स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ए अंतरण करता है, बी मध्यवर्ती है, लड़का होगा तो पूर्ण हित जाएगा और जो लड़की होगी तो हमारा सीमित हित, तो लड़की का हित जो होगा वो हमारा किस पर चले जाएगा, वापस लौटेगा अंतरणकर्ता पर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमारा अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। जहाँ सेक्शन 13 और 14 के कारण संपत्ति अंतरण में लाभ निष्फल हो जाता है, वहाँ उसी व्यवहार से उत्पन्न पश्चातवर्ती हित भी निष्फल हो जाता है। क्या बोला गया है, जहाँ सेक्शन 13 और 14 के कारण संपत्ति के अंतरण में जो लाभ है निष्फल हो जाता है, तो वहाँ पर जो पश्चातवर्ती हित भी है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है, ए अंतरण करता है, बी मध्यवर्ती है, इसको हमारा संपूर्ण हित दिया गया है। अगर लड़का जन्म लेता है या लड़की जन्म लेती है जो अजन्मे है तो उनको क्या जाएगा, हमारा संपूर्ण हित जाएगा और यही से ये अंतरण हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्विक हित सीमित देना यहाँ पर संपूर्ण हित दे दिया, अतः पश्चातवर्ती के लिए क्या होगा, ये शून्य होगा। देना था हमारा यहाँ पर सीमित हित, लेकिन हमने पूर्विक हित, क्योंकि पूर्विक हित सीमित देना है, या यहाँ पर संपूर्ण हित क्या हो जाएगा,
पश्चातवर्ती के लिए शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन 20। सेक्शन 20 में दिया गया है हमारा, अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है। जो अजन्मा व्यक्ति है अपने फायदे के लिए कब करता है, अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए जो अंतरण में अजन्मे व्यक्ति में कब निहित हित हो जाएगा, कब हो जाएगा, यदि अंतरण के निर्बंधों प्रावधानों के प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तब अजन्मे व्यक्ति जन्म लेते ही कब कर लेता है, निहित कब मिल जाता है, जन्म लेते ही अर्जित कर लेता है। ठीक है, भले ही वह उस संपत्ति का उपभोग न कर सके। कब कर लेता है हित प्राप्त, जन्म लेते ही संपत्ति में हित प्राप्त कर लेता है। ए मध्यवर्ती है, ए अंतरण करता है, बी मध्यवर्ती है, इसको सीमित हित मिला है, और जन्म लेते ही जो बच्चा जन्म लेगा उसको क्या मिल जाएगा, पूर्ण हित मिल जाएगा। यदि जन्म लेने के पश्चात जन्म ले लिया और उसके पश्चात मृत्यु हो गई है तो संपत्ति हमारी वापस न जाकर बच्चे के उत्तराधिकारी को जाएगी। किसको जाएगी संपत्ति, बच्चे का उत्तराधिकारी को जाएगी। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।